गांव है छतेला। छतेला मुस्लिम राजपूत डोमिनेटेड गांव है। अल्टीमेट ओपिनियन की टीम आज इसी गांव में है और यहीं से एक शख्सियत जो हमारे बराबर में बैठी हुई है, हालांकि वो इस्लामिक और रूहानी शख्सियत है और यहाँ पर एक स्कूल चलाते हैं जिसमें इस्लामिक एजुकेशन भी होती है और 8 स्टैंडर्ड तक उसमें स्कूल्स भी पढ़ाया जाता है, जिसमें यहाँ गांव के आसपास के सभी बच्चे अपनी एजुकेशन लेते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो एजुकेटेड बंदे हैं और एजुकेशन को फ़रोग देना उनकी प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी आती है। और गांव छतेला में जैसे हमने विजिट किया, घूमे, उनका नाम है जियाउल हक, जो जो अपने हक पे रहकर यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। उनका एक सामाजिक बैकग्राउंड है, एक सियासी बैकग्राउंड है और एजुकेशन के नज़रिए से वो यहाँ पर अपनी अच्छी पोजीशन हासिल किए हुए हैं। पिछली बार वो ग्राम पंचायत का इलेक्शन भी लड़े थे। ये बड़ी अच्छी बात निकल के आई है कि जो इस्लामिक लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, अगर वो सियासत में आगे आए तो उससे समाज में सुधार होता है, तरक्की होती है और समाज को अपने आप को देखने का अलग ही अंदाज, अलग ही ढंग उनको आ जाता है। खैर, अब उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या विजन है, क्या नजरिया है और इस गांव के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है, किन लफ्ज़ों में वो बताना चाहेंगे, उन्हीं की ज़ुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। मौलवी साहब, सबसे पहले तो अल्टीमेट ओपिनियन पर आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत स्वागत है। देखिए मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ अल्टीमेट ओपिनियन का कि आप लोग तलाश करते हुए इस बरसात के मौसम में हमारे पास पहुँचे। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, छतेले का। मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई है और इंसान जिस गांव में पैदा होता है, रहता है, उस गांव के लिए उसको काम करना चाहिए। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं, हर आदमी अपने एतबार से काम करता है, लेकिन हमारे इस गांव को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मसलन सबसे पहले तो तालीम की ज़रूरत है। तालीम का निज़ाम इस गांव के अंदर कोई ख़ास नहीं है। जब तक हम तालीम में, एजुकेशन में अपने बच्चों को आगे लेकर नहीं जाएंगे, जब तक हमारा गांव कोई ख़ास तरक्की नहीं करेगा। जब हमारे बच्चे, इस गांव के बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे तो फिर ये गांव इंशाल्लाह खुद ब खुद तरक्की करेगा। छतेला गांव को आप किस एंगल से, किस नज़र से और किस नज़रिए से देखते हैं? ओवरऑल आपकी नज़र में ये गांव है क्या? ये गांव अगर देखा जाए, जब से हमने होश संभाला है, इलाके के एतबार से ये गांव बहुत अच्छा काम करता है। गरीबों का मसीहा है, भाईचारा बहुत इस गांव के अंदर है, दूसरों के साथ ये भाईचारे से पेश आता है। गांव का कोई भी आदमी किसी अच्छे काम को लेकर अगर खड़ा होता है तो गांव उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और ये भी कई मर्तबा देखने को मिला है कि जितने भी दाएं बाएं हमारे गांव हैं, इस गांव का बहुत अच्छा ताल्लुक और राब्ता उनसे रहा है। आज तक कोई भेदभाव वाली बात हमारे किसी गांव के आदमी ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी के साथ नहीं की है। अभी आपने जैसे हमें गांव वालों ने बताया कि आपने यहाँ इलेक्शन लड़ा है ग्राम जी पंचायत का पिछली मर्तबा, जी। तो उस इलेक्शन में क्या क्या आपने सीखा है इस गांव से? इस गांव से मैंने ये सीखा है मोहतरम, मैं तो कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। जब वो लॉकडाउन लगा तो एक एहसास हुआ, हमारे इस गांव के अंदर बहुत सारे गरीब सज्जन, मेरे भाई, मेरी बहनें, हमारी माएँ ऐसी थी जो परेशान हाल थी। उसमें तो साहिब हैसियत लोग परेशान थे। जब लॉकडाउन लगा तो हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, मदरसा और मस्जिद अपना ठिकाना है, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो मदरसे बंद हो गए और मस्जिदों में भी आना जाना आमतौर से बंद ही रहा है। तो अल्लाह ने हमको इस काम के लिए चुना कि मेरे घर के भी हालात थोड़ा अच्छे नहीं थे उन दिनों। तो मैं महसूस किया कि जब 50-60 बीघे ज़मीन होते हुए मेरे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, तो फिर जो लोग सुबह में जाते थे और शाम को मजदूरी के पैसे लेकर आते थे, अब उनका क्या होगा? उनकी तो मजदूरी भी नहीं लग रही है। मैं
बगैर इरादे के निकल गया हूँ कि आज चलो चंद लोगों से मुलाकात करते हैं। तो मैं अपनी इसी गली से निकला तो बहुत सारे लोगों को परेशान पाया, और मेरी परेशानी फिर मैंने देखा तेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं है, इनकी परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। जो रियलिटी है प्रधानी का चुनाव लड़ने की। मैंने कहा भाई साहब आपकी क्या कंडीशन है, आप कैसे चला रहे हैं? तो उधर से क्या-क्या सवाल मैंने सुने उनके जो मेरी बर्दाश्त से ही बाहर थे। उस वक़्त एक लंबी लिस्ट ऐसी बनी जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं थे। हुकूमत की तरफ से पूरा सपोर्ट था, लॉकडाउन में राशन देने का इंतज़ाम अच्छा था, लेकिन जब बंदों के पास राशन कार्ड ही नहीं था तो ऐसे कितने घर इस गांव में तकरीबन आपने नोट किए हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे? तकरीबन उस वक़्त मेरी नज़रों में जो मैंने लिस्ट बनाई थी 100 प्लस राशन कार्ड 2021 में? 2000 लॉकडाउन के दिनों। अच्छा, उनसे जब आपने पड़ताल की कि आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बना, जो यहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, जी, जो यहाँ की सियासत में अपनी भागीदारी रखते हैं, जो जी, इस गांव को अपना गांव कहते हैं, तो जी, जी। उनका योगदान कहाँ गया उस वक्त राशन कार्ड में? देखिए, उनके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता अलबत्ता जिन हज़रात के राशन कार्ड नहीं थे, उन्होंने मुझसे कहा मौलाना हमने एक बहुत जद्दोजहद की, कोशिश की, लेकिन हमारे राशन कार्ड नहीं बन पाए। तो उन दिनों हमने एक लिस्ट एसडीएम साहब को भेजी। एसडीएम साहब ने कहा कि वो मुझे इत्मीनान दिलाया कि ठीक है आप राशन कार्ड बनवाइए, तो हम इनको राशन देंगे। राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए जगह नहीं थी उस वक़्त। नहीं, ऑन द स्पॉट राशन कार्ड कैसे बन सकता है? जी, मैंने यही सवाल किया एसडीएम साहिबा से हम्म, कि अभी तो लॉकडाउन लगा है, एक आदमी दूसरे से मिल नहीं सकता है। हम्म। फौरन या तो मुकदमा हो जाएगा या वो बंद कर देते थे ना किसी में। तो क्या जवाब था एसडीएम? एसडीएम साहब ने कहा आप राशन कार्ड बनाइए, उन्होंने हमको सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त। तो यकीनी तौर से हमने वो 100 कुछ राशन कार्ड हमने बड़ी एहतियात के साथ और चौकी वालों से दरोगे से बात करके मगर थोड़ा सा मौका दें, जो बंदे हमारे पास आए उनको परेशान ना किया जाए। तो लगभग 1 महीने में हमने 100 के 100 राशन कार्ड वो बनवा दिए, और फिर वो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह अपने राशन से अपने घर को उन्होंने चलाया। ये जो इतना बड़ा अचीवमेंट है, जी, जो आपने लॉकडाउन में क्राइसिस था, लोगों के पास कुछ नहीं था, जी, तो वो जो गरीब तबका था, जो जी, बेबस तबका था, जो जी, ये समझिए कि अवेयरनेस की कमी थी, जी। उन लोगों का क्या रिएक्शन आता है आज 2025 की अगर मैं बात करें? वो लोग, जब मैं चुनाव लड़ा, मैं तो एक छोटा-सा अदना-सा आदमी था, मुझे पता भी नहीं था चुनाव कैसे लड़ा जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ शायद उस राशन कार्ड की बरकत से ही उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया नहीं, कि उन्होंने मैं ये बोला आपको कि आप चुनाव लड़िए, या कहीं आपके मन में आया कि मुझे उम, इलेक्शन लड़ना चाहिए? मुझे उन लोगों ने ही बोला कि आप चुनाव लड़िए, और फिर मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम सियासत का हिस्सा बनकर गरीब जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा आप सकते हैं। चुनाव लड़े और चुनाव में आप हार गए, जी। फिर वो हार की वजह क्या रही? हार की कोई ख़ास वजह नहीं थी, लोगों ने मुझे बहुत, पूरे गाँव से बहुत सपोर्ट किया है। गरीब जनता ने ख़ास तौर से मेरा बहुत साथ दिया है, और बहुत मामूली सा खर्च इन्होंने मेरा कराया है। अगर मैं कह दूँ कि चाय भी बहुत सारे लोगों ने नहीं पी है, तो ये भी शायद झूठ नहीं होगा। यानी गरीब लोग आज तक भी आपसे जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, पूरा ही गाँव वैसे तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वो तबका जो ख़ास तौर से कमज़ोर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो दिल से उस समय आपने क्या महसूस किया यहाँ की सियासत करने वालों के लिए, जो आप इतने गरीबों से जुड़ के ऐसे माहौल में भी आपने राशन कार्ड बनवा दिए, जो जी। अच्छा माहौल है, अच्छा मौसम है, जिसमें हालात खराब नहीं है, तो तब भी कुछ सियासतदानों ने, कुछ लोगों ने उनको कोऑपरेट नहीं किया, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ने हमको इस चीज़ के लिए कबूल किया है, तो ये मेरी नहीं, खुशनसीबी है आपको कि क्या लगता है कि ये वो उन लोगों की कमी रही, या यहाँ के उन लोगों की कमी रही जो नुमाइंदगी करते हैं? मतलब इन दोनों में एक लाइन में बताइए मौलवी साहब। इसको मैं ये कहूँगा कि मैंने देखा है, मैं नुमाइंदगी करने वालों की तो कमी नहीं बताऊँगा, कि बार-बार तहसील राशन कार्ड को लेकर जाना होता था। हुँ, तो मैंने बहुत अजीब माहौल देखा है दफ्तरों का। हुँ, उसको डाल दिया एक साइड, 10-10 मर्तबा राशन कार्ड के लिए जाना। जब एक ज़िम्मेदार आदमी तहसील में राशन कार्ड को लेकर जाता है, हुँ, हुँ। जब उस ज़िम्मेदार के कागज़ देने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बन पाता, तो फिर जब गरीब आदमी बज़ाते खुद
तहसील यानी जाएगा। सिस्टम में बहुत खामी नजर आई है आपको। बहुत खामी नजर आई, लेकिन जब हम ने ये राशन कार्ड वगैरह उनसे बताया, भाई हम बार बार नहीं आ नहीं, जैसे सकते। सिस्टम में आपको खामी नजर आई, लेकिन जी वही सिस्टम था जब आपने शुरू किया, जी। वही सिस्टम था, वही एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर वो हुआ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने महसूस किया, उन लोगों ने नहीं, उसमें महसूस। आपकी भाग दौड़ रही है ना। नहीं, भाग दौड़ रही, लेकिन उन्होंने फिर तहसील के लोगों ने भी हमारा साथ दिया है। नहीं, जैसे आपका साथ दिया, क्या वो दूसरे लोगों का साथ नहीं दे सकते थे उस वक्त? या अगर तो दूसरे लोग उतनी अगर जद्दोजहद से, कोशिश उतनी करते वो शिद्दत साथ से दे सकते, कोशिश, तो वो तो काम करने के लिए बैठते हैं तहसील के अंदर। तो इसमें खामी कैसे नजर आती है? मतलब वो खामी पड़ताल करना चाहते हैं। मैं इसका जवाब यही दूंगा, हम्म, या तो जिम्मेदारों के पास जाने के लिए वक्त नहीं था, हम्म, अपने कामों में वो इतने मशगूल रहे होंगे कि पूरा वक्त नहीं दे पाए। और आम तौर से किसान लोग होते हैं, यहाँ की जिम्मेदारी भी किसानी है, कि बार बार अपनी किसानी को छोड़कर नहीं जा सकते। हम्म, हम किसान हैं, लेकिन हम खेत में काम नहीं करते। अल्लाह ने वो जो लॉकडाउन लगाया था, हम्म। मैं समझता हूँ कि शायद वो हमारी किस्मत को और जिंदगी को चेंज करने के लिए ही लगाया था। चलिए, गांव के और मुद्दों पर बताइए, कैसे रोशनी डालेंगे इसके अलावा, और क्या क्या ऐसे बेसिक मुद्दे हैं जिन पर आपने आज तक काम किया, और वो क्या मुद्दे हैं जिन पर आगे काम करने का इरादा है? मेरी दिली ख्वाहिश रही है, मैंने बहुत सारी ये कमी देखी, एक तो एजुकेशन हमारे गांव के अंदर बहुत नहीं, कम अभी मेन मुद्दे जिस पे हम बात है। कर जी चुके उससे हटके जो बात जी करें। जी। एक मेन मुद्दा तो सबसे पहले यहाँ का कब्रिस्तान का है। और सेकंड? सेकंड, यहाँ तालाब का मुद्दा है। जब बरसात होती है तो महल्ले के तमाम तर लोग निकासी परेशान नहीं हो होती। जाते, निकासी नहीं होती है। अगर आप नुमाइंदगी हासिल कर चुके होते, यानी जी कॉन्स्टिट्यूशनली आप काबिज हो चुके होते, तो जी। आप उसके लिए क्या ऑप्शन था आपके पास? एक लाइन में बताना है मौलवी साहब। मैं इसको 1000%, कोई तो 100% कहता है, 1000% इस निकासी का इंतजाम करा देता अब तक अब इंशाल्लाह। तक क्यों नहीं हुआ? उस पर सियासत होती है गांव की, या लोग कराना नहीं चाहते या करना नहीं चाहते? ये भी आधी लाइन में बताना है। जी, इसके बारे में तो जिनके पास जिम्मेदारी है वो मुझसे बहुत बासलाहियत आदमी है, वो तो उसका जवाब वही दे सकते चलिए, हैं। आगे एक सवाल आता है। आप जिला पंचायत के लिए भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, जो जी हमें कुछ लोगों से मालूम हुआ है। जी। तो ये वार्ड नंबर 18 है, 16, वार्ड नंबर 16 है। तो वार्ड नंबर 16 में कितने गांव आते हैं? इसमें 13 गांव आते हैं। अच्छा, इन 13 गांवों में कितने गांव को आप गहराई से जानते हैं? सभी अपने गांव हैं, सभी को गहराई से जानता नाम हूँ। लेके बताइए कौन कौन से गांव हैं, दो चार के जो बड़े दो इंपॉर्टेंट गांव चार आपको लगते इम्पोर्टेंट, हैं। सबसे पहले तो ये आपका अपना गांव है छतेला, जसोई है, गुजरेड़ी है, नगला है, पीपलहेड़ा है, सोजनी है। ये इस तरह के बहुत सारे गांव हैं, तो सभी अपने लोग हैं। आपने पिछली बार प्रधानी का इलेक्शन लड़ा, इस बार आप जिला पंचायत के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये एकदम आपने कैसे जंप किया है? कैसे एकदम कदम 4 कदम आगे बढ़े हो आप? जी, मैंने ये सोचा है कि प्रधानी का चुनाव भी बहुत अच्छा चुनाव है, खिदमत करने की गर्ज से मैंने वो भी लड़ा था, और इसको भी मैं खिदमत की गर्ज से लड़ना चाहता हूँ। अलबत्ता ये जो हमारा गांव है, यहाँ चुनाव खानदान के जरिए से होता है, खानदानियत में सिमट के रह गया। खानदानी नीति में सिमट कर रह जाता है, और वो उसको मेरे दिल ने तस्लीम नहीं किया है। मैं अपने आप को किसी एक खानदान का बनाकर नहीं रखना कहीं चाहता। ऐसा तो नहीं कि वो खानदान बड़े हैं, आपका खानदान छोटा है? नहीं, खानदान लगभग सब बराबर ही है यहाँ पर। और हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ज्यादा वो नहीं है, लेकिन ओट खानदान बेस पे मिलता है। बेस पर ही मिलता है। अभी जिला पंचायत किस मूड में लड़ना चाहते हैं? वहां पर आपको क्या बेनिफिट नजर आता है इलेक्शन में? वहाँ मेरा तो अपना कोई बेनिफिट नहीं है। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इसके लिए कबूल किया, तो मैं समाज के लिए और गांव के लिए और इलाके के लिए एक बहुत शानदार काम करके दिखाऊंगा, और साबित करके भी दिखाऊंगा कि जिला पंचायत बनने के बाद इंसान क्या क्या काम अंजाम दे सकता है। जिला पंचायत बनने के बाद कौन सा क्राइटेरिया है, कौन से अधिकार ऐसे हैं जो आम आदमी को मिल सकते हैं, जो ग्राम प्रधान को नहीं मिल सकते, ग्राम प्रधान के थ्रू नहीं मिल सकते? उनको भी थोड़ा आम दर्शकों तक, आम मतदाताओं तक बताने की कोशिश कीजिए। उसमें बहुत सारा काम बड़े लेवल पे इंसान करा सकता है। गांव में कौन कौन सी निधि ला सकते हैं हम ग्राम पंचायत के थ्रू? कॉलेज ला सकते हैं, इंटर कॉलेज ला सकते हैं, अच्छे रास्ते बना सकते हैं, हॉस्पिटल भी ला सकते हैं, और खेल का मैदान ला सकते हैं। खेल का मैदान की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहले अगर हमारे बच्चे तालीम हासिल करेंगे, कामयाब होंगे, तो उन्हें फिजिकली
तैयारी करनी होती है उसके लिए कोई खेल का नहीं, मैदान ऐसे यहाँ बहुत नहीं है। सारे गाँव हैं जिनमें ग्राउंड नहीं है। अगर आप जी, जिला पंचायत नुमाइंदगी हासिल करते हैं, जी। नुमाइंदे बनते हैं, तो हर गाँव में प्लेग्राउंड कैसे दे बनाएँगे आप? अभी हमारे गाँव जैसा पीपलेड़ा है, सोनी है, हुँ, छतेला है, नगला है, जसोई है, तो इन सब के बीच में कोई दरमियान में हम ऐसा इंतज़ाम कराएँगे इंशाअल्लाह, जो इन सभी जो गाँवों इन को सब गाँवों को कवर करे। कनेक्टिविटी बने। जी, जी। सब 1-1, 2-2 किलोमीटर के फासले पर ही हैं हुँ, और इंशाअल्लाह एक दिली ख़्वाहिश है कि एक कॉलेज, इंटर कॉलेज अगर ऊपर वाले ने हमको मौका दिया और समाज ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया हमारा, तो एक बच्चियों का इंटर कॉलेज अलग से हम बनाएँगे और एक बच्चों का इंटर कॉलेज अलग से बनाएँगे वार्ड नंबर इंशाअल्लाह। 16 में तकरीबन कितना वोट बैंक है? 50 प्लस ही है तकरीबन। 50 प्लस है। जी, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आएँगे, पॉलिटिकल राइवल्स आएँगे, तो जी। सबको शिकस्त देकर इस पोस्ट को, इस पद को आप कैसे कब्ज़ा सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं? एक लाइन में क्या फ़ॉर्मूला है आपके पास? बस मेरा फ़ॉर्मूला तो लोगों की खिदमत करना है, गरीब जनता की अगर खिदमत तो उस आप एक ही गाँव में कर रहे हैं, नहीं, लेकिन ये जो सभी गाँवों में जसोई में, नगला में, छतेला में, गुज्जररेडी में। अब बाकी मैं कोई सियासतदान तो हूँ नहीं मोहतरम, हुँ। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो तो सियासत से जुड़े हुए हैं। मैं तो बिल्कुल एक सीधा सिंपल आदमी हूँ। वार्ड नंबर 16 के जितने भी मतदाता आपको सुन रहे हैं, चाहे वो महिला है, पुरुष जी, है, जी। लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी मतदाता हैं, जी, पर्टिकुलरली स्पेशली आपका क्या मैसेज है उनके लिए? बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग ख़ास तौर से 15 अगस्त आ रहा है, इसको मनाएँ। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानी इसके लिए दी है। इसकी तैयारी करें, 15 तारीख है, कल-कल का दिन बीच में है और ख़ास तौर से 15 अगस्त के इस मौके पर हर आदमी अपनी सफाई-सुथराई का ख़ास ध्यान रखे और 15 अगस्त के दिन वो तारीख़ी दिन है कि अपने बड़ों की कुर्बानियों को हम याद करें और जब तक हम अपने बड़ों की कुर्बानियों को याद नहीं करेंगे, तो हम अपना मुस्तकबिल भी नहीं बदल सकते हैं। वार्ड नंबर 16 से मौलवी साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी राय रखी है और विशेष रूप से इस गाँव के लिए, जो छतेला गाँव है और इस गाँव के आस-पास जितने भी गाँव इस वार्ड नंबर 16 में लगते हैं, जो 13 गाँव हैं, उन सभी के लिए वो बेहतर कुछ करने की कोशिश करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। उनका चिंतन, उनका मनन, उनका मंथन एजुकेशन को लेके है और चलते-चलते बिल्कुल लास्ट में जो महिला शिक्षा है, यानी लड़कियों की तालीम है, उसके लिए आपका विज़न क्या है? आधी लाइन में बताना। नज़रिया क्या है वो नहीं, पूछना कैसे चाहते क्या हैं? प्लान है आपकी? क्या प्लान है? बच्चों की तालीम को लेकर? स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन। जी, जी। हुँ, ख़ास तौर से हमारे समाज के अंदर बच्चियों की तालीम को ज़्यादा अहमियत नहीं दी नहीं, जाती कैसे है। आगे बढ़ाएँगे उसको? कैसे आगे हुँ, बढ़ाएँगे? उसके लिए हमने अच्छी बिल्डिंग यहाँ बनाई हुई है अभी तो 8 क्लास तक हुँ। और हमारे यहाँ अच्छी लेडीज़ टीचर ही उनको पढ़ाती हैं। तो लोगों का भरोसा है इस चीज़ पर कि हमारी बच्चियाँ जब मौलाना के स्कूल में जाती हैं तो वहाँ महफ़ूज़ रहती हैं। और इंशाअल्लाह हमने पूरे इंतज़ामात उनके लिए किए हैं हर क्लास में। पर्दे का इंतज़ाम है, कैमरा का इंतज़ाम है, बाहर के किसी गैर मर्द की एंट्री क्लास के अंदर स्कूल के अंदर नहीं होती नहीं है। है। और यही जब स्कूल बड़ा बनेगा तो उसमें मुकम्मल पर्दे के इंतज़ाम किए जाएँगे। बच्चों की इज़्ज़त किस तरीके से महफ़ूज़ रहें आज के इस नाज़ुक दौर में, सबसे पहले हम उसके ऊपर काम करेंगे, फिर बड़ी बच्चियों को इंशाअल्लाह हम उसके अंदर दाखिल करेंगे। डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक अहम ख़ासियत रहती है कि उसमें जो लोग बहुत समय से उसमें एक्टिव होते हैं, तो उनकी कुछ कमियों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ नए लोग उसमें एंट्री कर जाते हैं, जो गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को उसका सीधे-सीधे बेनिफिट होता है। इसी तरह की खूबसूरती पे डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के तहत हम आपको अल्टीमेट ओपिनियन के माध्यम से अच्छी रिपोर्ट आप तक भेजते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन में।